इंडिया में 70% ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डैंड्रफ एंड लोग गलती ये करते हैं कि जिस्म परोसी जो औरतें करती हैं तो उनका भी तो परिवार होता है, उनके बच्चे होते हैं, वो तो एक्सेप्ट करते हैं ये चीज़। जी। और जैसे मान लीजिए और एक चीज़ और, जैसे कोई बंदा बोलता है मजबूरी में करना पड़ता है, तो मजदूरी भी तो मजबूरी में करनी पड़ती है। कौन मजदूरी करना चाहेगा अगर उसके पास पैसे ना हो तो? और वो इस चीज़ को जस्टिफाई भी करती हैं कि मतलब होती हैं जो अपनी मर्जी से भी करते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे क्या? और ये इमोरल क्यों है? मतलब लॉजिकली समझाइए, इमोरल क्यों है ये काम? चलें इसको लॉजिकली समझते हैं। बोगी मैन, यही है ना हजरत लिखा हुआ? हाँ हेलो, गुड इवनिंग सर। बोगी हाँ जी, गुड मैन। इवनिंग। सर मेरा एक फिलोसफिकल सवाल था कि जैसे मान लो एक मजदूर है, वो पूरी शिद्दत से मेहनत से अपना शरीर बेच के काम करता है, पूरा अपनी शरीर की जान अच्छा, लगाता है। मुसलमान हैं आप बोगी मैन साहब? नहीं सर, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। ठीक। ठीक। और सर ऐसी कोई क्या नाम है लड़की है जो कॉल गर्ल है, वो भी तो अपना शरीर बेच के काम करती है, तो वो उसे बुरा, उस चीज को गलत क्यों मान जाता है, और वो जो मजदूर है उसको सही क्यों माना जाता है? अच्छा, ये स्टिक हो गई वीडियो, क्या हजरत की हुई है मुफ्ती साहब या हमारी? मेरी हाँ, आवाज आवाज वीडियो गई है, अभी सही हो जाएगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बुरा मत मानना। क्या ये पेशा जिस्म फरोशी का, यानी अपने अपने जिस्म को बेचने का, ये आप अपनी माँ बहन के लिए पसंद करेंगे? सर मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा, लेकिन जैसे मेरे पापा हैं, फादर है, वो कोई अब अच्छा काम कर रहा है, अगर वो मजदूरी करे तो मैं वो भी पसंद नहीं करूंगा। और जैसे मान लीजिए जिस्म परोसी जो औरतें करती हैं, तो उनका भी तो परिवार होता है, उनके बच्चे होते हैं, वो तो एक्सेप्ट करते हैं ये चीज। जी। और जैसे मान लीजिए और एक चीज और, जैसे कोई बंदा बोलता है मजबूरी में करना पड़ता है, तो मजदूरी भी तो मजबूरी में करनी पड़ती है। कौन मजदूरी करना चाहेगा अगर उसके पास पैसे ना हो तो? आपने कई सारे क्लेम एक साथ किए हैं, और ये महज क्लेम है, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने ये कहा कि जो कॉल गर्ल्स हैं, या उनकी भी तो अपनी फैमिलीज हैं, वो भी तो इसको एक्सेप्ट करते हैं। वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आप उनको ये मौका दें ना कि वो इस जाल से निकल जाएं, तो वो पहली फुर्सत में निकल जाएंगे। आपको पता होगा कि जो ये पूरा प्रोस्टिट्यूशन का जो इंडस्ट्री है, ये माफिया के कंट्रोल में है। आप इसमें जा तो सकते हैं, निकल नहीं सकते हैं। अपनी मर्जी से निकलेंगे तो जान का खतरा है। सारी दुनिया में इसी तरीके से निजाम चलता है। इसका ताल्लुक सिर्फ इंडिया से नहीं है। अमेरिका में भी जो प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस होता है, ये इसी तरीके से है। यही वजह है कि अमेरिका में 99% जगहों पर प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, चूंकि ये सेक्स ट्रैफिकिंग जिसको बोलते हैं, ये उसके तहत आता है। पूरा माफिया इसको कंट्रोल करता है। लेकिन आम मजदूरी, एक आदमी दिन भर मेहनत करता है, मजदूरी करता है, कोई शख्स उसको ये नहीं कहता कि यार इसने मजदूरी करके बहुत इमोरल काम किया है। आप अपने वालिद के ताल्लुक से अगर बुरा समझते हैं ना, वो इसलिए नहीं समझते कि मेरे वालिद इमोरल काम कर रहे हैं, बल्कि इसलिए बुरा समझते हैं कि यार इस उम्र में मेरे लिए उनको काम करना पड़ रहा है। वही काम अगर आप करेंगे, आप ये चाहेंगे कि जो काम मेरे वालिद मेरे लिए कर रहे हैं ना, वो घर पे आराम करें, मैं करूं वो काम, मैं उनको कमा कर दूं। ये फर्क है। तो इसलिए दोनों चीजें इक्वल नहीं है। सर आपने एक बात बोली कि जो लड़कियां हैं, जो मतलब जो इस प्रोफेशन में, वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन मैंने कई डॉक्यूमेंट्री ऐसे, हाँ ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी औरतें जबरदस्ती लाई गई, उनका मानना हो, लेकिन ऐसे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखी है, ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू हैं जो औरतों ने दिया, और वो खुद बताती है हम अपनी मर्जी से गए, और वो इस चीज को जस्टिफाई भी करती हैं कि मतलब होती हैं जो अपनी मर्जी से भी करती है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे क्या? और ये इमोरल क्यों है? मतलब लॉजिकली समझाइए, इमोरल क्यों है ये काम? मुझे एक बात बताएं कि चलें इसको लॉजिकली समझते हैं। आपने कुछ औरतों को ये इजाजत दे दी कि प्रोस्टिट्यूट बन जाए, और प्रोस्टिट्यूशन को आपने लीगलाइज कर दिया है। क्या आप ये कंट्रोल करेंगे कि किस तरह के मर्द उनके पास जाएं? शादीशुदा जाएं या बगैर शादीशुदा? कौन से मर्द उनके पास जाने चाहिए? सर मैं कंट्रोल क्यों करूंगा? उन्हें तो पैसा मिल रहा है, वो कोई भी जाए उनके पास, कोई भी जाए। उन्हें कोई तो दिक्कत नहीं। अगर कोई शादीशुदा मर्द ऐसी जगहों पर जाता है, तो क्या वो अपनी फैमिली लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? हाँ सर, पहुंचा रहा, बिल्कुल पहुंचा रहा। तो क्या फैमिली लाइफ को नुकसान पहुंचाना मॉरल है कि इमोरल?
सर वो मोरालिटी तो बहुत सब्जेक्टिव चीज है, वो तो नहीं, मैं सब्जेक्टिव इसको नहीं है मोरल भाई। फैमिली लाइफ को नुकसान पहुंचाना ऑब्जेक्टिवली इमोरल है। सर कैसे कोई आदमी जा रहा है, वो घर से सेटिस्फाई नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, वो कहीं बाहर चला गया बात इस चीज के बात लिए। है फैमिली लाइफ को नुकसान पहुंचाने की। फैमिली लाइफ को नुकसान पहुंचाना ऑब्जेक्टिवली इमोरल है। जब आप हाँ सर कंट्रोल ही नहीं मतलब कर सकते तो अब आपने ये पर्टिकुलर सिनेरियो क्यों दे दिया कि भाई वो आदमी अपने घर से सेटिस्फाइड नहीं है। हर एक आदमी जा सकता है ना, बहुत से लोग तो शौक में जाएंगे ना, सेटिस्फेक्शन का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत से लोग शौक में जाएंगे, तो जो जाएंगे क्या वो अपनी फैमिली लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? हाँ सर पहुंचा रहे हैं। और फैमिली लाइफ को नुकसान पहुंचाना ऑब्जेक्टिवली इमोरल है, इसलिए ये इमोरालिटी है। आपके वालिद, आपके पिताजी या कोई भी बड़ी उम्र का या कम उम्र का आदमी मजदूरी करता है और अपनी फैमिली का खर्चा उठाता है, तो फैमिली को पालना पोसना क्या ये ऑब्जेक्टिवली मॉरल नहीं है? हाँ सर ये एक आदमी की ड्यूटी है, मतलब मैं मानता हूँ तो ड्यूटी एक है भाई। ऑब्जेक्टिव फैमिली लाइफ को नुकसान पहुंचाना ऑब्जेक्टिवली इमोरल, और फैमिली को पालना पोसना सपोर्ट करना ऑब्जेक्टिवली मॉरल, तो दोनों एक जैसे कैसे हो गए? ठीक है सर, मतलब ये चीज हटा दीजिए, चलो फैमिली मैन नहीं जा रहा कोई। जब आपने उस सोसाइटी में प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया तो हर एक आदमी जाएगा ना। आपने खुद ही कहा कि मैं कैसे कंट्रोल करूंगा, कंट्रोल कर ही नहीं सकते। एक कोच और एक काउंसलर में आमतौर पर क्या डिफरेंस होता है? काउंसलर्स आमतौर पर लोगों की ज़िंदगी के पास्ट के जो इवेंट्स हैं उसमें जो ट्रॉमा है या नेगेटिविटी है या आपने खुद ही कहा कि मैं कैसे कंट्रोल करूंगा, कंट्रोल कर ही नहीं सकते। म्यूट पर हैं आप। हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आ रही है। हाँ सर, तो हम कंट्रोल, हाँ ये तो ठीक है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो तो आदमी को खुद देखना पड़ेगा ना, मतलब वो शादीशुदा क्यों आदमी। देखेगा? एक चीज हर जगह अवेलेबल है, कुछ पैसे देकर अवेलेबल है, तो वो नहीं देखना चाह रहा अपनी फैमिली को, वो देखना चाह रहा भाई ठीक है वन नाइट स्टैंड है, कोई बात नहीं। अरे बहुत ज्यादा क्लियर ये है कि अगर ये लीगलाइज भी कर देना तब भी वो इमोरली रहने वाली, मोरल नहीं होने वाली है। वही जैसे वही कि बात। उन्होंने हजरत शुरू में इन्होंने आंसर खुद दे दिया कि मैं पसंद नहीं करूंगा अपनी वालिदा और अपनी हम्म, सिस्टर के बारे में। तो मेरे प्यारे भाई, हर आदमी अपनी बहन और अपनी माँ के बारे में नहीं पसंद करेगा, चाहे वो खुद पसंद करे कि मैं चाहूँ। इसका आंसर दीजिए आप। तो सर मैं इसका आंसर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन बिजनेसमैन है, ठीक है, उसके पापा बहुत अच्छा काम करते हैं और वो मजदूरी करे तो वो पसंद नहीं करेगा? ऐसी तो यही ऐसी बात है, ये नहीं, उनके लिए अप्लाई होता है वो लड़कियों को। वो अपने वालिद के लिए, अपने पापा के लिए ये पसंद नहीं करेगा कि जब मैं घर में कमाने वाला मौजूद हूं तो भाई मेरे उम्र रसीदा वालिद क्यों काम करें, मैं उनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, उनकी जरूरत को पूरा करूंगा। ये है, वो मेहनत क्यों करें। लेकिन मेहनत करने पर आप उनको गाली नहीं देंगे। आप मेहनत करने को ये नहीं कहेंगे ये बड़ा इमोरल आदमी है, मेहनत कर रहा है, बताओ। इमोरल नहीं कहेंगे। बुरा महसूस करना इसलिए कि वो बुजुर्ग हैं, उनको इस उम्र में मेहनत नहीं करनी चाहिए, अलग है। इमोरल होना अलग है। बल्कि बहुत से लोग उनकी इस उम्र में काम करने को मोरल कहेंगे कि भाई देखो कितना खुददार है, अपनी औलाद के ऊपर नहीं टिका हुआ। लेकिन क्या यही बात आप अपनी माँ बहन के लिए, अगर वो जिस्म फरोशी में मुब्तला हो जाएं, तसव्वुर करेंगे? क्या आप इसलिए कहेंगे कि भाई तुम्हें जिस्म फरोशी करने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें खिला दूंगा पिला दूंगा? नहीं, बल्कि आप उसे कहेंगे आपके पास रोटी नहीं होगी तब भी आप इसको बुरा कहेंगे। ये फर्क है। अच्छा लेकिन हजरत, सर इसमें जैसे एक मान चीज भी लीजिए तो हो ये रहा है, इस देखिए बोगीमैन साहब, एक चीज भी तो हो रहा है इसमें। अगर जिस्म फरोशी में मेहनत है, मजदूरी में मेहनत है, तो चोरी में भी तो मेहनत है। सही बात है। तो सर चोरी तो वो सर तो, वो दूसरों का राइट का वायलेशन हो गया ना, दूसरों अरे को भाई, डायरेक्ट नुकसान पहुंचाना हो गया। किसी के पति को जिस्म फरोशी में किसी का घर उजाड़ना, क्या ये दूसरे दूसरों के के राइट का वायलेशन नहीं है। संसार को उजाड़ने के बराबर नहीं है? सही। तो ये सर ये हम भी तो दूसरों शादीशुदा के राइट मर्द का की बात, वायलेशन है। तो सर हम शादीशुदा मर्द की बात नहीं कर रहे, हम तो सेक्सुअली बोगीमैन फर्स्ट साहब को में। हजरत ये भी पूछ सकते हैं ये तो सिंपल सा बोंगी कि हो गई, आप ये तो बोंगी अ, हो गई कि शादीशुदा के लिए कुछ और कानून और उसके लिए कुछ और बोगीमैन आपका साहब आप मॉरल। कह रहे हैं कि वालिद साहब को पसंद नहीं नहीं सर एक बात करेंगे। बताइए, सर एक बात एक मेरा बताइए, जैसे सवाल मान लीजिए मेरा सवाल है सोसाइटी में आपसे। कोई जी मेल बोले है मुफ्ती जो, अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब मेरा बोले। सवाल सुन लीजिए आप। बोगीमैन साहब, आप ये कह रहे हैं कि वालिद साहब मतलब अपने फादर के लिए आप पसंद नहीं करेंगे मेहनत करना, तो आप क्या चाहेंगे? खुद करना चाहेंगे ना, यानी वालिद साहब का बोझ उतार कर खुद ये चाहेंगे कि मैं उनके लिए एक अच्छा सा जिम्मेदार बन जाऊं, जिम्मेदार नहीं बल्कि उनके लिए एक सहारा बन जाऊं, यही चाहेंगे? उनकी जगह सर मैं ले नहीं लूं?
हाँ जी चाहूंगा बिल्कुल। यही हाँ चाहेंगे। बिल्कुल चाहूंगा। तो अब ये सिनेरियो जरा वो वाले मिसाल को लेते हैं जो आपने पहली दी, कि मान लीजिए कि किसी की बहन जा रही है, तो क्या उसका भाई ये बोल सकता है कि तू मत जा, मैं जाता हूँ तेरी जगह? नहीं नहीं बोल सकता वो। फिर क्यों नहीं तो बोल सर सकता? चले एक जाना चाहिए ना उसको, अपनी बहन का सहारा बनने के लिए, जैसे बाप का सहारा बना। सर मेरी बात सुनिए, जो इस बिजनेस में पहले हैं अरे उनके भी तो मतलब ये चिल्ड्रन चीज होते हैं। बताइए ना, ये चीज भाई बुरी लगी ना? ये सही नहीं सवाल है ना ये इस चीज? सवाल को डॉच ना करें भाई। ठीक है, मुझे बुरी लग रही है, मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन क्यों आप बुरी मेरी लग एक रही बात है? सुनिए। इमोरल है इसलिए बुरी लग रही है। जवाब तो आपके पास पहले से मौजूद है मेरे भाई। जवाब तो मालूम है आपको, इमोरल है ना, नहीं पसंद कर रहे ना आप जाना। जबकि आप अपने बाप को सीना तान के बोल सकते हैं कि मैं आपकी जगह जाऊंगा, और पूरी दुनिया आपको सलाम भी करेगी, कैसा बेटा है, सुभान अल्लाह। लेकिन वही काम अगर आप अपनी बहन की जगह जाएंगे आप, तो शादी भी नहीं होगी। दूसरी सर औरत मेरी बोलेगी भाई एक क्या कर रहा है ये। एक बात तो सुनिए सर, जैसे कि सार्थक गोस्वामी उनकी हम जस्ट डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, तो उसमें जो ऐसे वर्कर्स होते हैं उनके भी तो बच्चे होते हैं, उनको भी तो पता होता है वो, तो वो उनको तो बुरा नहीं लगता, वो तो अगर मतलब किसी शुरू से सिस्टम देख रहे हैं के इस चीज फेल को। होने की वजह से कुछ औरतें प्रोस्टिट्यूट बन गई हैं, चूंकि सिस्टम ने उनको प्रोस्टिट्यूट बनने पर मजबूर कर दिया है, वरना वो खाएंगी नहीं, कमाएंगी नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोस्टिट्यूशन बहुत अच्छी चीज है। सिस्टम को ब्लेम करना चाहिए कि जो उन प्रोस्टिट्यूट्स को क्या कहते हैं उसको, कौन सा वर्कर, सेक्स वर्कर के नाम पर उनको पालता है, पोसता है और उसको प्रमोट करता है। तो ये सिस्टम का फेलियर है ना। तो सर सिस्टम ने तो लीगल कर रखा है, क्यों कर रखा है ऐसे क्यों? सिस्टम ने तो। यही तो कह रहा हूँ, सिस्टम पे क्रिटिसाइज करें, क्यों लीगल किया हुआ है? सर जैसे मान लीजिए अभी मेरे यहाँ आर्गुमेंट बन नहीं रहा आपको देने के लिए, लेकिन एक और फिलोसोफर है आचार्य सर जो है, वो इस चीज को थोड़ा जस्टिफाई करते हैं, तो मैं उनका ही क्यों आर्गुमेंट, जस्टिफाई करते हैं? हाँ चलो ठीक है, मतलब उनका आर्गुमेंट दो। हाँ वो इसी तरीके से जस्टिफाई करते हैं ना, जैसे मान लीजिए एक औरत है, वो जिस्म बेच रही, तो ऐसी वो बोलते, मजदूर का एग्जांपल देते हैं, वो भी तो अपने जिस्म बेच के तो पैसे ये ला रहा है। अब इस इतनी देर से जो आपसे बात कर रहे हैं वो उन्हीं आचार्य जी के जो आर्ग्यूमेंट है उसको डिसमेंटल कर दिया बुरी तरीके से, बिल्कुल बोगस आर्ग्यूमेंट है। बजाय इसके कि आप उन तमाम दुनिया की गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज करें कि जो प्रोस्टिट्यूशन को जिन्होंने लीगलाइज किया हुआ है, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है कि एक इंसान, एक है कि अच्छा मैं एक चीज आपको बताता हूं कि जो औरत मान लीजिए इसी तरीके से अपना घर चलाती है, इसी तरीके से, उनमें से कुछ औरतों का आपने इंटरव्यू देख लिया होगा कि हाँ हाँ ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन वो इस काम में बिल्कुल आखिर में जाती हैं जब कोई ऑप्शन उनके पास नहीं बचता कि अब हम खा ही नहीं सकते, अगर हम खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। उस मौके पर उनकी जिंदगी का यह आखिरी फैसला होता है कि अब हमारे पास जिस्म बेचने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या एक आम मजदूर का यह जिंदगी का आखिरी फैसला होता है कि वो काम करे? बल्कि पहला फैसला होता है कि भाई अब मैं बड़ा हो गया, मुझे काम करना है। वरना फिर हर औरत प्रोस्टिट्यूट होती, जिस तरह हर इंसान मजदूरी मेहनत करता है। तो सर मजदूरी भी कोई ऑप्शन थोड़ी है, मतलब मजदूरी भी तो एक लौता ही ऑप्शन है, अगर उस पर कुछ और ऑप्शन होता तो वो करता ना, मजदूरी भी तो एक लास्ट स्टेज है ना आदमी की। मेहनत ऐसे ही करना प्राइड के साथ कि हाँ जी अब मैं प्राउड फील करता हूं मेहनत करने में, और एक औरत मजबूरी में के मुंह छुपाकर, सर छुपाकर वो ये काम करती है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो वो उस आचार्य के मुंह पर इस आर्गुमेंट को मारे कि तू सिस्टम के ऊपर क्रिटिसाइज कर कि जिसने औरतों को प्रोस्टिट्यूट बनने के ऊपर मजबूर कर दिया है। चलें। अच्छा ये बोगीमैन साहब, तो फिर जो ये मतलब धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि जो वैश्यवृत्ति करता है उसके साथ उसको मार दो, उसको ये सजा दो, तो आप धर्मशास्त्रों के साथ नहीं है खड़े फिर इस मामले में? सर मैं तो एग्नोस्टिक हूँ, मैं इतना धर्म में मानता नहीं हूँ अभी। अभी थोड़ा देर पहले क्या बोला था आपने? नहीं, मैं मैं क्या आइडेंटिफाई हूँ? अपने मतलब हिंदू हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, तो मैं हिंदू ही बोलता हूँ अपने आप को, बाकी मैं एग्नोस्टिक हूँ, मैं इन चीज़ों को मतलब मैं इतना मानता नहीं धर्म में। चले ठीक है, फिर इजाजत लेते हैं आपसे। थैंक यू सर। तो चलें जी, आज तो कमाल ही हो गया, प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर भी लोग बहस करने के लिए आ गए कि ये भी ठीक ही है। तो चलें, आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अगले हफ्ते शायद मुश्किल हो, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। ना नहीं सुनना चाहते हजरत हम। अस्सलामु अलैकुम। सर ने जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी